ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक बताता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, कोई छोटे कोई बड़े होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। लचर दलील थी। मैं इस बात विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधी मुंह बात नहीं करता। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा सी देर कर दी, या दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुआ, तो वह अपने आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी पसंद नहीं। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार हमेशा अच्छा था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वो मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। फिर ईश्वरी ने कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। दोनों दोस्त अपना सफ़र शुरू करते हैं। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरे वेशभूष और रंग ढंग से पारखी खानसामे को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीज़दार हो जाए। सुबह होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारे स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार थे। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया और दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। फिर उनमें से एक भद्र पुरुष ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उनका जवाब इनकारी ही था। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। फिर एक भद्र पुरुष ने दोबारा पूछा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खादर के सिवा कुछ पहनना इन्हें नहीं पसंद। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहें कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है कि अभी कोई अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। फिर एक भद्र पुरुष ने बोला, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप भी नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे अच्छा लगने लगा था
और उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पना के साथ और करीब आ रहा था। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। द्वार पर पहरादार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सब से मेरा परिचय कराया और उसी सफेद झूठ के साथ करवाया। ऐसा हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय ने मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुई तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो। ईश्वरी ने मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आए। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। मैं चरपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने मेरा पांव दबाया हो। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी को से लड़ा करता था, और आज मैं खुद रईसों जैसा कर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुराने सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। ऐसे भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटने में शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिया। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिया। कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरे वह विचार जाने कहाँ चले गए थे। सोचा था वह खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटों में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पाँव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल ज़बान हिलाना काफ़ी था। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़ा है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में ज़रा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज़ ना हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। लेकिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपने माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंख नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर लगाने के लिए कोई नहीं आया। फिर 11 बजे एक नौकर भागता हुआ आया, और मैंने भी ऐसी डांट मारी कि वो भी क्या याद रखेगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकला और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था, तो फिर कुंवर साहब कैसे जलाते। और उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए और मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसा फटकार लगाया कि बेचारे उल्लू हो गए। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरा यहाँ 1 घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। छुट्टियाँ इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ईश्वरी ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे हैं सिकुड़े हुए। पहलू बदलने तक की जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ किए जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसके पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिली
तो पीठ पर बांध लिया। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरा उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मार के तो दिखाओ। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण ने बोला, दफ्तरन में तो घुसन पावन नहीं, उस पर इतना मिजाज। और आखिरी में ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।